15 अगस्त 2016 2:37 AM कराची, पाकिस्तान। क्लिफ्टन इलाके की वो संकरी गली जिसका नाम किसी सरकारी नक्शे पर दर्ज नहीं था। आसमान में बादल थे। समुद्र की नमकीन हवा धीरे धीरे उन पुरानी इमारतों की दीवारों से टकरा रही थी जो दशकों से खामोश गवाह बनी खड़ी थी। उस रात कराची की सड़कें असामान्य रूप से सुनसान थी, जैसे शहर को भी पता था कि कुछ होने वाला है। उस गली के आखिरी मकान में 3 मंजिला सफेद इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पर्दे खिंचे हुए थे। कमरे के अंदर एक मेज पर चाय का प्याला ठंडा हो रहा था और उसके सामने बैठा था वो इंसान जिसे भारत 3 दशकों से ढूंढ रहा था। दाऊद इब्राहिम, जिंदा और अभी तक सुरक्षित। दाऊद इब्राहिम कासकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा वो लड़का जो कभी एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, आज दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे संरक्षित अपराधियों में गिना जाता था। इंटरपोल की लाल सूचना, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का वैश्विक आतंकवादी घोषणा पत्र और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची, इन सबसे ऊपर उसका नाम था। और फिर भी वो जी रहा था, खा रहा था, सो रहा था और हर सुबह उठकर उस भारत को चुनौती देता था जो उसे न्याय के कटघरे में लाने का सपना देखता था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में जो हुआ था, उसकी याद आज भी उन लोगों की रूह कंपा देती है जो उस दिन वहां मौजूद थे। दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच 1 घंटे और 15 मिनट में कुल 13 बम धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया भवन, होटल सी रॉक, माहिम, वर्ली, एक के बाद एक 257 निर्दोष लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल। और इस पूरी तबाही का सूत्रधार था दाऊद। वो उस दिन मुंबई में नहीं था, वो दुबई से ये खेल खेल रहा था। और उसके बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक की उन गलियारों में जहां आम नागरिक कभी नहीं पहुंच सकता, एक बैठक हो रही थी। वर्ष था 2015 का अंत। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, वो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी के 7 वर्ष एक पाकिस्तानी जासूस का वेश धारण करके बिताए थे, मेज पर रखी एक फाइल को देख रहे थे। उस फाइल पर लाल रंग से लिखा था ऑपरेशन निशान। ये फाइल किसी सामान्य अपराधी की नहीं थी। ये उस आदमी की थी जिसे पाकिस्तान की आईएसआई अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानती थी। डोभाल जानते थे कि दाऊद केवल एक अपराधी नहीं है, वो एक भू राजनीतिक हथियार है जिसे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करता आया था। उसके नेटवर्क से हवाला का धन आता था, उसके रास्तों से हथियार आते थे और उसके संपर्कों से आतंकवादी घुसपैठ की जाती थी। डोभाल ने फाइल बंद की, कमरे में मौजूद रॉ के विशेष निदेशक की ओर देखो और एक वाक्य कहा जो उस कमरे की दीवारों तक ही सीमित रहा। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, 1968 में स्थापित, लेकिन इसके कार्यों का इतिहास उससे कहीं गहरा और अंधेरा था। कराची में रॉ की उपस्थिति कोई नई बात नहीं थी। वर्षों से अलग अलग आवरणों में अलग अलग पहचानों के साथ भारतीय एजेंट उस शहर की नसों में घुसे हुए थे। लेकिन दाऊद तक पहुंचना ये किसी और ही स्तर की चुनौती थी, क्योंकि दाऊद की इर्द गिर्द सुरक्षा की जो दीवार थी, वो केवल उसके अपने गुर्गों की नहीं थी। उस दीवार की नींव में आईएसआई के अधिकारी थे, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण की परतें थीं और कराची के उन स्थानीय राजनेताओं का मौन समर्थन था जो डी कंपनी के धन से अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखते थे। ये एक किले को भेदने की कोशिश नहीं थी, ये एक पूरे राज्य तंत्र के विरुद्ध एकल अभियान था। अर्जुन, ये उसका असली नाम नहीं था। खुफिया दुनिया में असली नाम एक विलासिता होती है जो बहुत कम लोग वहन कर सकते हैं। वो मूल रूप से राजस्थान का था। उर्दू पर उसकी पकड़ इतनी स्वाभाविक थी कि कराची के पुराने इलाकों में वो आसानी से एक स्थानीय व्यापारी बनकर घुल मिल सकता था। उसने अपनी पहचान बनाई थी एक छोटे कपड़े के व्यापारी के रूप में जो लियारी और क्लिफ्टन के बीच अपना माल लेकर आता जाता था। उसकी दुकान थी, उसके नियमित ग्राहक थे और उसके पड़ोसी उसे एक शांत, मेहनती इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन हर रात जब वो अपनी दुकान बंद करता था, तब उसका असली काम शुरू होता था। वो उन चेहरों को याद करता था जो दिन भर उस गली से गुजरे थे, उन गाड़ियों के नंबर जो बार बार एक ही इमारत के बाहर रुकती थी, और उन पैटर्न को जो आम आंख को कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन एक प्रशिक्षित एजेंट के लिए वो एक जीवित नक्शे की तरह थे।
महीनों की निगरानी के बाद अर्जुन ने जो तस्वीर तैयार की वो चौंकाने वाली थी। दाऊद की दिनचर्या अत्यंत नियंत्रित थी। वो सप्ताह में केवल 2 बार अपनी इमारत से बाहर निकलता था, और वो भी केवल रात के अंधेरे में। उसके आसपास हमेशा कम से कम 8 सशस्त्र अंगरक्षक रहते थे। उसकी गाड़ियां हर बार बदलती थीं। उसके मोबाइल फोन एन्क्रिप्टेड थे और हर 3 दिन पर बदले जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मकान के आसपास की 3 इमारतों में आईएसआई के अधिकारी और उनके स्थानीय सूचक तैनात थे, जो 24 घंटे हर असामान्य गतिविधि पर नजर रखते थे। ये एक जाल था जिसमें शिकारी खुद भी फंस सकता था। नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के एक सुरक्षित कमरे में अर्जुन की रिपोर्टें पढ़ी जा रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन की संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। अजय डोभाल हर रात उन फाइलों के साथ बैठते थे। लेकिन समस्या केवल दाऊद तक पहुंचने की नहीं थी। समस्या ये थी कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन सकती थी। पाकिस्तान के पास सबूत होता कि भारत ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, और उस समय जब दोनों देशों के बीच परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि हमेशा मौजूद रहती थी, एक गलत कदम पूरे उपमहाद्वीप को अस्थिर कर सकता था। इसीलिए ये ऑपरेशन पारंपरिक सैन्य या अर्धसैनिक नहीं हो सकता था। ये पूरी तरह खुफिया होना था, अदृश्य, अस्वीकार्य। और अगर सफल हुआ तो इतिहास में दर्ज, अगर विफल हुआ तो कभी हुआ ही नहीं। आईएसआई के महानिदेशक जनरल फैज हमीद उन दिनों कराची के दौरे पर थे। उनका दाऊद से संबंध केवल एक संरक्षक और संरक्षित का नहीं था, ये एक गहरे पारस्परिक लाभ का रिश्ता था। दाऊद की डी कंपनी का वैश्विक हवाला नेटवर्क आईएसआई के काले धन को सफेद करने में उपयोग होता था। दाऊद के अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में संपर्क आईएसआई की छाया कूटनीति के काम आते थे, और बदले में आईएसआई दाऊद को वो चीज देती थी जो उसे सबसे अधिक चाहिए थी, अस्तित्व। वो हर उस कोशिश को विफल कर देती थी जो भारत या कोई अन्य देश दाऊद के विरुद्ध करता था। फैज हमीद जानते थे कि दाऊद एक बोझ है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये बोझ एक दिन काम आ सकता है। इसीलिए उन्होंने उस कराची की इमारत के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। छोटा शकील, असली नाम शकील मोहम्मद शेख, दाऊद का वो छाया था जो हमेशा उसके साथ चलती थी। लेकिन उस रात वो शकील घबराया हुआ था। उसके मुखबिरों ने उसे बताया था कि पिछले कुछ हफ्तों से इलाके में कुछ अजनबी चेहरे दिख रहे हैं। एक कपड़े का व्यापारी जो बहुत कम बेचता था लेकिन बहुत अधिक देखता था। शकील ने आईएसआई के अपने संपर्क को सूचित किया, और उस सूचना के बाद कराची की वो गलियां और अधिक खतरनाक हो गई। अर्जुन को आभास हो गया था कि उसकी आवरण पहचान संदेह के घेरे में आ गई है। उसने दिल्ली को संकेत भेजा और दिल्ली का जवाब आया, ऑपरेशन को तेज करो। वो रात जब आई, 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये तारीख संयोग नहीं थी, ये एक संदेश था, केवल उन लोगों के लिए जो जानते थे। अर्जुन ने वो काम किया जिसके बारे में इस कहानी के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। उस इमारत के तहखाने में जहां दाऊद के नेटवर्क का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा संचालित होता था, एक ऐसी घटना हुई जिसने डी कंपनी की संचार कड़ी को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बाधित कर दिया। दाऊद तक पहुंचने वाली सूचनाएं रुक गईं। उसकी अंगरक्षकों की एक टुकड़ी को एक झूठे संदेश पर दूसरी दिशा में भेज दिया गया, और उस 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो पल आया जिसका इंतजार भारत 3 दशकों से कर रहा था। लेकिन खुफिया ऑपरेशन कभी फिल्मों जैसे नहीं होते। वो उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई थी। ठीक उसी क्षण जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, आईएसआई का एक स्थानीय सूचक जो उस इमारत के ठीक सामने एक चाय की दुकान चलाता था, उसने कुछ असामान्य देखा। एक छाया, एक हलचल जो उस रात की खामोशी में फिट नहीं बैठती थी। उसने एक संदेश भेजा, और वो संदेश उस पूरी रात की दिशा बदलने के लिए काफी था। अलार्म बज उठा, न कोई सायरन, न कोई आवाज, केवल एक कंपन जो दाऊद के अंगरक्षकों के उपकरणों पर है, और उस इमारत में हलचल मच गई। अर्जुन उस रात वापस नहीं आया। उसका क्या हुआ ये आज भी उन फाइलों में बंद है जो कभी सार्वजनिक नहीं होंगी। रॉ न कभी अपने एजेंटों की मृत्यु स्वीकार करती है, न कभी उनके बलिदान को सार्वजनिक सम्मान देती है। वो लोग एक ऐसे अंधेरे में काम करते हैं जहां वीरता और विस्मरण साथ साथ चलते हैं। दिल्ली में डोभाल की मेज पर अगली सुबह जो रिपोर्ट आई, उसमें केवल 2 शब्द थे,
ऑपरेशन स्थगित। न कोई विस्तार, न कोई कारण, बस 2 शब्द और एक खाली पन्ना। दाऊद इब्राहिम आज भी जीवित है, या कम से कम ऐसा माना जाता है। पाकिस्तान आज भी यही कहता है कि वो उसके देश में नहीं है। भारत आज भी उसे वापस लाने की मांग करता है, और कराची की वो गली आज भी उसी तरह खामोश है। उन दीवारों पर जो निशान है वो केवल समय की नहीं है, कुछ निशान उन रातों की भी हैं जो कभी सुबह नहीं बनी। इतिहास केवल वही नहीं होता जो लिखा जाता है, इतिहास वो भी होता है जो जानबूझकर मिटा दिया जाता है। और उस मिटाए गए इतिहास के पन्नों पर कहीं ना कहीं अर्जुन का नाम भी है। वो नाम जो किसी को नहीं पता, वो नाम जो किसी पुरस्कार समारोह में नहीं पुकारा गया, वो नाम जो शायद एक नाम भी नहीं था। भारत की खुफिया जंग खत्म नहीं हुई है, वो हर रात लड़ी जाती है, उन शहरों में जिनका नाम हम नहीं जानते, उन लोगों के द्वारा जिनके चेहरे हमने कभी नहीं देखे, और उस दुश्मन के विरुद्ध जो आज भी एक सफेद इमारत की ऊपरी मंजिल पर बैठा है, ठंडी चाय के सामने पर्दे खींचे हुए और इंतजार करते हुए उस दिन का जो शायद अब ज्यादा दूर नहीं है।